नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद भवन के बाहर धरने पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसका ऐलान किया है। टिकैत ने जानकारी दी है कि आज उनकी अहम बैठक हुई और इस बाबत रणनीति भी तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि 19 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि संसद भवन 200 लोग बस से जाएंगे, हम किराया देंगे, हम संसद के बाहर बैठेंगे, जबकि सदन में कार्यवाही जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने साफ किया कि यह शांतिपूर्ण विरोध होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत आयोजित होगी और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ये है कि 200 लोग जाएंगे, बस से जाएंगे, और हम तो ये कह रहे कि डीटीसी की बस करवाओ, उसका किराया देंगे हम। भाई वहाँ से जाएंगे, बस से जाएंगे, किराया देकर जाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। पार्लियामेंट में अंदर वो चलता रहेगा हाउस और हम बाहर बैठे रहेंगे। जब हाउस खत्म हो जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और इसमें पैदल मार्च नहीं है, गाड़ियों से नहीं ना गाड़ियों से, पैदल मार्च नहीं है उसमें। तो अपना बस लेके जाएंगे? हाँ, बस लेकर जाएंगे। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत कई बार कह चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वह अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब राकेश टिकैत ने संसद के बाहर धरना देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान वह किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत की चेतावनी पर किसान नेता हन्नान मोल्लाह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 7 महीना चल रहा है और बिकॉज ऑफ सरकार का जो विरोधी फैसीवादी वो हमारा समस्या हल नहीं कर रहा है, तो आंदोलन लंबा हो रहा है। अभी पार्लियामेंट सेशन अभी शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट ठीक ये कानून ठीक से पारित नहीं हुआ, गलत तरीका से ये 3 काला कानून हमारे ऊपर बनाया, मगर फिर भी पार्लियामेंट हमारा सर्वोच्च स्थान है बात उठाने के लिए। तो हम पार्लियामेंट के सामने ये आंदोलन को रखने चाहते हैं। एमपीज के सामने हम बताना चाहते हैं भी हमारा बात पार्लियामेंट में उठाओ, और ये समस्या सरकार हल नहीं कर रहे हैं। कम से कम पार्लियामेंट मेंबर जो किसान का वोट से चुने हुए मेंबर, वो लोग इस सवाल को पार्लियामेंट में उठाएं। इसलिए तय किया है 22 जुलाई से रोज हम 200 के करीब वॉलंटियर रोज भेजेंगे और रोज पार्लियामेंट के सामने सवाल उठाएंगे। पार्लियामेंट मेंबर इसको उठाएं और देशवासी के सामने रखेंगे हमारा आंदोलन चल रहा है। और हम सरकार से अपील करेंगे हमारा जनवादी हक पर हमला ना करे। जंतर मंतर में हमारा शांतिपूर्ण रूप से हम आंदोलन चला रहा है। शांतिपूर्ण रूप से हमारे जंतर मंतर में 22 जुलाई रोज हमको ये आंदोलन चलाने का। तो राकेश टिकैत ने अब चेतावनी दे दी है, संसद का घेराव करेंगे राकेश टिकैत, और उन्होंने कहा है कि 200 लोग जाएंगे संसद के घेराव में। हालांकि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये पूरा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाएगा। हमारी बात बस सरकार तक पहुंच जाए, हम इसी प्रयास में। इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा शिवराज सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाकियू के अध्यक्ष हैं लोक विंग के, और साथ ही किसान नेता हैं जो लगातार किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं। मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी खेमचंद जी, अभी हम देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डर्स पर। अब नया ऐलान राकेश टिकैत ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मानसून सत्र आप संसद का शुरू करेंगे आपकी कार्यवाही अंदर जारी रहेगी, बाहर 200 किसान धरने पर बैठे रहेंगे। क्या ये आपके लिए चिंता का सबब होने वाला है? देखिए, आज जब तीसरी लहर की बातें हो रही हैं और सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, सब जगह कोविड गाइडलाइंस की बात हो रही है, तो हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग भी संसद के पास आके अपनी जान को, दूसरों की जान को रिस्क में ना डालें।
रही बात तो आपको आंदोलन करना है, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप हाईवे को ऑक्युपाई करके बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको कोई वहां से हटा नहीं रहा है, आप अपनी बात रख रहे हैं, कोर्ट भी आपकी बात सुन रहा है, कानून जो होल्ड पे हैं। यार हम डेमोक्रेटिक तरीके से बात रखना चाहें, और केंद्रीय मंत्री जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी बोला है, आप आइए बात करिए, हमें बताइए, कोई भी ऐसा सजेशन दीजिए जो आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से देना चाहते हैं। तीनों कानून को खत्म करने के अलावा आप कोई भी सजेशन दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे, और बात करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो फायदे की चीज है, जो देश को आगे ले जाने की चीज है, किसान को मजबूत करने की चीज है, आप उसको ऑल ऑफ सडन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ये परिवर्तन, ये चेंजेस बहुत जरूरी थे, बरसों से पेंडिंग थे, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, मोदी जी ने हिम्मत दिखाई है। तो हमें किसानों को मजबूत करना जरूरी है, भविष्य के हिसाब से हमें डिसीजन लेना जरूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 21वीं सदी के किसान अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई तकनीक के माध्यम से, नए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आगे बढ़े और भारतीय किसान पिछड़ जाए। ऐसा तो सही नहीं है। आपके पास कोई यदि प्रॉब्लम है, कोई फैक्ट है, तो उसको रखिए। सरकार भी आपका स्वागत करती है, कोर्ट भी आपका स्वागत कर रही है, हर प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं तो यही अनुरोध करना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करिए, कोविड को भी ध्यान में रखिए, हमारे किसान भाई बहनों की जान को भी ध्यान में रखिए। इवन पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार सब ये कह रही है कि किसान आंदोलन की वजह से गांव गांव में कोविड की बीमारी फैली, ऐसा पुनः ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए बताइए स्वराज जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर, जो कुछ भी शर्मा जी ने कहा। इसके अलावा रणनीति भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, संसद घेराव की जो आपकी रणनीति है उसके आगे क्या? धन्यवाद आपके चैनल एएनबी का भी और खेमचंद शर्मा जी का भी। जी सर। ये कोविड की जो गाइडलाइन है ये किसानों के लिए है, क्योंकि मैं आज तक में देखा था दिल्ली में भाजपा वाले पानी को लेकर के भीड़ भाड़ करके मटका दिखा करके आंदोलन कर रहे थे केजरीवाल सरकार के खिलाफ। भाई अगर ये बैंगन खाते हैं तो इनके लिए सही है, और हम बैंगन खाते हैं तो हमारे लिए बैंगन खराब है। ये कौन सी स्थिति है, तो मैं नहीं समझ पाया। ये भाजपा वाले क्यों आंदोलन करते हैं? कई बार इन्होंने भी पार्लियामेंट का घेराव की बात की है, राष्ट्रपति शासन पर जाने की बात की है, अभी वेस्ट बंगाल की बात को लेकर पूरे देश में इन्होंने आंदोलन किया। जी बिल्कुल। जबकि समझ वेस्ट बंगाल की थी और आंदोलन पूरे देश में कर रहे हैं। आज इनके लिए कोई कोविड दिल्ली में नहीं थी, कोविड में इतनी भारी भीड़ थी इनकी, कल परसों तो इन पर पानी की फुहारें भी चलानी पड़ी पुलिस प्रशासन को। आज फिर इन्होंने आंदोलन किया भीड़ के साथ। तो कोविड की गाइडलाइन सिर्फ किसानों के लिए है, भाजपा वालों के लिए नहीं है। दूसरी बात, मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि किसान विरोधी कानून कोविड काल में लाने का प्रयास किया, और कल अपने मन की बात में भी ये कहा कि कानून ये वापस नहीं होंगे क्योंकि किसान के फायदे के लिए है। प्रधानमंत्री जी की सरकार और प्रधानमंत्री जी की पार्टी सिर्फ इसी बात पर अड़ी हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। और अगर ये विपक्ष में होते आज और यही आंदोलन सरकार कांग्रेस के खिलाफ होता, तो शायद ये हमसे कंधा मिला करके हमारे आंदोलन में होते, फिर इनकी भाषा बदल गई होती। समस्या ये, जो सत्ता में चला जाता है उसकी भाषा दूसरी होती है, और जो विपक्ष में आ जाता है उसकी भाषा दूसरी होती है। एक बार किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, तो माननीय राजनाथ जी किसानों की पंचायत में आए और बहुत मुहावरे भाषण उन्होंने दिए, क्योंकि वो विपक्ष में थे। और आज सत्ता में है राजनाथ जी, वो सारे वादे, वो सारे भाषण, वो सारा ज्ञान आज राजनाथ जी भी भूल गए। अच्छा स्वराज जी, अभी बीच बीच में कुछ ऐसे बयानबाजी भी हुई कुछ किसान नेताओं की तरफ से, आप भी जानते हैं चढ़ूनी जी को। तो उसके बाद जो ये बात कही जा रही थी कि किसान आंदोलन पूरा राजनीति से प्रेरित है, इन बातों को और भी ज्यादा बल मिल गया सर। वाकई में कोई राजनीतिक इच्छा है क्या? चढ़ूनी जी कोई किसान आंदोलन के मालिक नहीं है, इसमें 250 किसान संगठन भागीदारी कर रहे हैं। चढ़ूनी जी का अपना निजी बयान हो सकता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि लोकतंत्र देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं और अराजनीतिक रूप से कर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की बात नहीं कहनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो संसद घेराव की प्रक्रिया चल रही है उसमें आप और आपकी जो विंग है वो भी शामिल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो 26 जनवरी को हुआ वो सबने देखा, तो उसके मद्देनजर आप पहले से तैयार हैं या नहीं? क्योंकि आपका हमेशा से ये कहना रहा कि ये सरकार का षड्यंत्र रहा, तो वो षड्यंत्र तो आपके साथ दोबारा भी हो सकता है सर। मैं ये कह रहा हूँ, संसद घेराव की तैयारी नहीं है। संसद पे 200 किसान शांतिपूर्वक सत्याग्रह करेंगे, घेराव नहीं करेंगे।
अब 200 किसान की नफरी कोई दिल्ली के लिए पार्लियामेंट के लिए ज्यादा नहीं है। हेमचंद शर्मा जी, आपने सारी बातें सुन ली सर, और ये तो अब छोड़ ही दीजिए कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें किसान, क्योंकि अब कितना कोविड गाइडलाइन की पालना हो रही है वो हम सब जान रहे हैं। सवाल अभी भी लगातार बरकरार है कि बोल तो दिया एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन कॉल किसी की तरफ से मिलाया नहीं जा रहा। तो हम ये मान लें कि आप लोग सोच के बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी तो वापस घर चले ही जाएंगे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सम्मानीय किसान नेता को कुछ करेक्ट कर दूं। वो कह रहे थे कल मन की बात में, मन की बात कल नहीं, मन की बात तो लास्ट संडे होता है महीने का, उसमें होती है। तो कल कोई मन की बात नहीं हुई है। ये आपके सिर्फ करेक्शन के लिए है, आप सम्मानीय हैं। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में, वो ये मोदी जी हैं जो आज डीएपी का रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो वो सब्सिडी बढ़ा देते हैं और किसान के डीएपी को बढ़ने नहीं देते। ये मोदी जी हैं जो पीएम किसान के माध्यम से लगातार किसान को मदद दे रहे हैं। ये मोदी जी हैं जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। किसान को महाजन के पास नहीं जाना पड़ रहा है। ये मोदी जी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीदारी की है, गेहूं की, चावल की। पिछले साल से इस साल का रिकॉर्ड ज्यादा है, उस साल से इस साल का रिकॉर्ड ज्यादा है। ऑन द रिकॉर्ड है, आप इसे झुटला नहीं सकते। ये मोदी जी हैं जो किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं और हर एक व्यक्ति की बात को समझते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया, ये भी मोदी जी ने बनाया। लगातार किसान को आगे बढ़ाने के लिए, किसान को डेवलप करने के लिए, किसान को इक्विप्ड करने के लिए कि उनको कानूनी अधिकार मिले, ये सारे कानून लाए गए। और इस कानून पे विचार भी हुआ, बातचीत हुई और कोर्ट भी इस पे कमेटी बना के सबसे बातचीत कर रहा है। तो इसमें आप कहते हो कि सरकार, मोदी जी की सरकार, अरे सरकार तो देश की होती है, सरकार किसी व्यक्ति की नहीं होती। हाँ, लोगों ने चुना है, लोगों ने जब मोदी जी को काम करने का मौका दिया है तो हमें उनको काम करने देना चाहिए। और जो कानून का फायदा जो लोगों को मिल सकता है उसको मिलने देना चाहिए। अगर उसके आप नुकसान बता होंगे तो क्यों लोग नहीं पा जवाब रहे हैं देंगे। सर? कोई आप भी ये सरकार बात हर बार कहते हैं हेमचंद शर्मा जी, और हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बात आप इन्हें समझा क्यों नहीं पा रहे? अगर चीज इतनी ही ज्यादा अच्छी है, सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा है, तो उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि उन्हें जिद पकड़ ली है कि अब तो हमें बस वो जिद मनवानी है। आप समझा क्यों नहीं पा रहे? आप तो समझा खुद को सकते दुनिया हैं। की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटे से धड़े को नहीं समझा पा रही। देखिए, आप छोटा धड़ा कह रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो। हमारे यहाँ पे किसानों की संख्या कितनी है? लगभग 60 करोड़। आपने छोटा सा धड़ा बोला। छोटा सा धड़ा क्यों बचा? क्योंकि बाकी के लोग जो समझना चाहते थे वो समझ चुके हैं। जो आप छोटा सा धड़ा कह रहे हैं वो समझना ही नहीं चाहते, वो राजनीति करना चाहते हैं। उनके अलग अलग उद्देश्य हैं और अपने उद्देश्यों की वजह से वो अलग अलग तरीके की क्रिया कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप बॉर्डर पे देखिए क्या हो रहा है, वहां पे बंगाल की बहन के साथ क्या होता है, वहां पे हमारे जो हरियाणा के किसान को मार दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को नहीं बताया जाता। किस किस तरीके की वहां पे गतिविधियां हो रही हैं, हम ये सब लोग देख रहे हैं। और जो समझना चाहता है उनको समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता, वो बातचीत ही नहीं करना चाहता, तो कैसे समझाओगे? इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप आओ बातचीत करो, लेकिन हमारे इन महान भावों ने तो बातचीत करने से मना कर दिया। वो तो कहते हैं कि हम कमेटी के पास जाएंगे ही नहीं। आप कमेटी के पास नहीं जाओगे, जो पूरे विश्व में हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे कोर्ट का सिस्टम है, सबसे अच्छा सिस्टम है, सब लोग मानते हैं। आप उस सिस्टम में विश्वास नहीं करते। सरकार कहती है आप हमारे पास आओ बातचीत करो। आप ये मत बोलो और कि आप सारे कानूनों को हटाते हैं। कानून को हटाने से काम नहीं चलेगा, हमें अच्छा काम करना है। उसमें जो कमी है उसमें बात करते हैं। आप बताइए, प्रैक्टिकल में हम एमएसपी इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं, हम किसानों की फसल खरीद के दिखा रहे हैं, हर साल नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो फिर चीजें हो रही है, धरातल पे दिख रही है, धरातल पे हो रही है, किसानों को फील हो रही है, तो उस समय अगर जिद कर लेना तो वो उचित बात नहीं है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से, जो भी किसान भाई बहन अभी भी बचे हुए धरना स्थल पे, जो थोड़े बहुत जो आपने छोटा सा धड़ा बोला, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा अपने घर जाएं, निश्चित रहें। मोदी जी आपके साथ हैं, आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, भले के लिए ही काम करेंगे, वो कभी आपका बुरा नहीं कर सकते। और मोदी जी जो तीनों कानून लाए, आपको एम्पावर करने के लिए लाए, मजबूत करने के लिए लाए और आपको मजबूत करेंगे। और वो उनके डिफरेंट एक्शंस ये दिखा रहे हैं, चाहे पीएम किसान हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे हम हर एक खेत तक पानी ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे हम रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको खेतों में, ताकि डीजल और पेट्रोल पे हमारे किसान की जो डिपेंडेंसी वो कम हो सके, उनको सौर ऊर्जा के माध्यम से उनके ट्यूबवेल लग सके, उनको जो नेसेसरी लाइट चाहिए उसकी व्यवस्था हो सके। ये सारे जो इनोवेटिव कदम है
वो सारे हमारी सरकार ले रही है, और सरकार हमारे किसान की आय को दुगना करना, किसान की कीमत को, लागत को कम करना, इसमें विशेष रूप से ध्यान दे रही है और ठीक है। देती रहेगी। आप लोगों से अनुरोध है, आंदोलन छोड़िए और अपना काम करिए, अच्छा रहेगा। बताइए स्वराज जी, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि जो अभी उन्होंने कहा कि बंगाल की बहन के साथ जो हुआ, उसके अलावा भी सिंघू बॉर्डर के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी अब शिकायतें कर रही हैं, और वो ये तक कहते हैं कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी हमेशा नशे में ही रहते हैं। तो इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं सर, वहां के लोगों को भी अब दिक्कत होने लगी है। सवाल ये है कि हम समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मोदी जी के लिए धन्यवाद कर दूं और मोदी जी की सरकार के लिए धन्यवाद कर दूं। मोदी जी देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में 7 महीने तक लगातार किसानों का धरना चला। इतनी लंबी तादाद में धरना चला, 20-20 किलोमीटर लंबी तक लाइन है गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे। मोदी जी के कार्यकाल में डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, डीजल, खाद और बेरोजगारी महंगी हुई। और मोदी जी है जो किसानों को ये कह करके सरकार में आए कि किसान कर्ज मुक्त होगा, किसान की डीजल सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती मिलेगी, 60 साल से ऊपर 6,000 पेंशन मिलेगी। कितनी झूठ बोल करके मोदी जी इस देश में सत्ता में आए, कितने जुमला फेंक करके मोदी जी इस कुर्सी पे आए। मैं मोदी जी के लिए बार बार दिल से धन्यवाद करूंगा कि इतने लंबे कार्यकाल तक उन्होंने धरना चलाया, और लगता है और जब तक तो ये 2024 का धरना तो चुनाव ऐसे नहीं ही आएगा चलता रहेगा सर, वो क्योंकि धरना अभी और भी वही चलवाएंगे। वाली चीज है कि समस्या के समाधान पर तो हम गौर ही नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि अगर बातचीत का सिलसिला शुरू करना है तो वो किस तरीके से शुरू होगा, और बातचीत आप करना भी चाहते हैं या नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ऐसा कर रहे हैं, राकेश टिकैत ने चेतावनी दे दी है, जैसे ही मानसून सत्र शुरू होगा संसद के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर 200 किसान बैठे रहेंगे। इसी मसले पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। बताइए स्वराज जी, मैं जानना चाह रही हूँ सर कि आप लोग बातचीत करना चाहते भी हैं या नहीं। और कई बार जब अलग अलग किसान संगठन के नेताओं से हम बात करते हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे होती है। कोई कहता है कि नहीं, हमें कृषि कानून रद्द नहीं करवाने, हमें बस एमएसपी पर गारंटी कानून बना के दे दीजिए। कोई अपना बिजली का बिल माफ करवाना चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। तो क्या आप लोग भी एकजुट नहीं है कि दरअसल करना क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, किसान तो 24 घंटे वार्ता के लिए तैयार है। जब भी सरकार ने बुलाया, किसान सरकार के सामने गया। लेकिन अब की बार पहला ऐसा हो रहा है कि सरकार बुला रही है, लेकिन शर्त पहले लगा रही है कि इस शर्त पे आप आना चाहें तो आ जाएं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी की सरकार ने किसानों के हर साल गन्ने के रेट बढ़ाए हैं, किसानों की गन्ने की पेमेंट करवाई है, किसानों की फसलों को लूटने नहीं दिया, गेहूं को नहीं लूटने दिया, धान को नहीं लूटने दिया, मूंग को नहीं लूटने दिया, सबको एमएसपी पे खरीदवाया। क्या झूठ बोलते हैं भाई। गेहूं का रेट नहीं मिला, अब दलहन का रेट नहीं मिल रहा, मूंग वहां पे गई है, कंट्रोल रेट क्या है, गन्ने का कब नहीं बढ़ाया, गन्ने की पेमेंट नहीं हो पा रही है, डीजल कितना महंगा हो गया। लेकिन चैनलों पर बैठ के भाजपा के प्रवक्ता मोदी की सरकार का गुणगान, मोदी जी की सरकार का गुणगान। अरे भाई, ये देश का किसान है। जब कोविड में सारा देश हो गया था, कोविड में सारा देश लॉक हो गया था, उस समय किसान ने मेहनत करके देश की जीडीपी को बचाया। आज बेरोजगारी और महंगाई और कितना पहुंच गया, देश की जो आर्थिक दर है कितनी नीचे चली गई। उस समय मोदी जी जब विपक्ष में थे, जीडीपी पे, रुपया की दर पे, किस किस चीज पे भाषण देते थे, आज वो कैसे भूल गए। प्रवक्ता पाए मदनाई, ऐसा जग में जन्मा को नहीं। क्या करे, महीने से ज्यादा तीनों बॉर्डरों 20 किलोमीटर लंबी लाइन लगाए बैठा है। हर स्टेट में आंदोलन हुए अपनी अपनी जगह से, इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये चाहते हैं क्या जो बच्चा घर में है किसान के घर में, वो भी आंदोलन में आ जाए? क्या जब देश आजाद हुआ था देश का हर नागरिक आंदोलन में कूदा था क्या? तो सर वजह जब भी क्या है कि 7 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, आप लोग लगातार इस तरह से बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर, लेकिन सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे, इसकी वजह क्या है? हठधर्मता। जी, सरकार हठधर्मता पे है, सरकार अहंकार में है। कभी रावण भी अहंकार में रहा था, कभी दुर्योधन और धृतराष्ट्र भी अहंकार में रहे थे, कभी कंस भी अहंकार में रहा था, कभी हिरण्याकश भी अहंकार में रहा था। वही अहंकार जिनको हिरण्याकश, कंस, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और रावण जैसा अहंकार सरकार को हो गया है।
अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस किसान आंदोलन का चुनावों पर कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा यूपी में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए, कितनी बहुमत के तरीके से यूपी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वो जीत कर आए हैं, और पश्चिमी यूपी में भी ऐसा ही हाल रहा है सर। तो अब तो चुनावों पर भी इसका असर नहीं पड़ रहा है। क्या आंदोलन खत्म होता जा रहा है या फिर आंदोलन का जितना प्रभाव होना चाहिए वो नहीं रहा है? ये भी बता दो, जिला प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की कितनी हत्या हुई है, ये भी बता दो। किस तरीका से पड़े हैं, किस तरीका से तानाशाही रही है, किस तरीका से पर्चा नहीं भरने दिए, किस तरीका से झगड़े हुए, कैसे गोला छूटे, लठ पिटाई हुई है, मुकदमे लिखे गए। दोनों तरफ से हुई है ना सर। वो तो समाजवादी पार्टी ने भी कौन सा कम आतंक मचाया, वो तस्वीरें तो हमने देखी ही हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि उतना प्रभाव क्यों नहीं रह पाया है और इतनी कैसे हठधर्मिता हो सकती है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में आपको वाकई में लगता है कि कोई तानाशाह हो जाएगा? ये एमएलसी, जिला पंचायत और प्रमुख, ये सत्ता के हैं। सत्ता अपने हिसाब से डीए कलेक्टर को और कप्तान को कह करके अपने हिसाब से चुनाव कराती है। चलिए बताइए खेमचंद शर्मा जी, यानी कि आने वाले समय में जो यूपी के चुनाव होंगे उसमें आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है? ऐसा होगा नहीं, किसान समझदार है, किसान जानता है, क्योंकि इस आंदोलन का इफेक्ट अब इसलिए ज्यादा नहीं रह गया क्योंकि ये आंदोलन राजनीतिक ज्यादा हो गया है और विषय पे नहीं रह गया। विषय पे होता तो इसका इफेक्ट होता, और विषय से भटक चुका है। विषय जो है वो हम सभी के सामने है। अगर उनको बातचीत करनी होती, और आप देखेंगे अब ये कहते हैं हठ धर्मता किसकी? सरकार की। जबकि सरकार प्रपोजल पे प्रपोजल लाती है, सरकार बार बार बोलती है कि आप इस पे बात करो, उस पे बात करो, हम ये चीज लाने को तैयार हैं, हम आपको ये लिख के देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे जो सो कॉल किसान नेता हैं या संगठन है, उन्होंने क्या अल्टरनेटिव सजेस्ट किया नहीं किया। वो क्या कहते हैं कि कानूनी हटा दो। हठ धर्मता किसकी है? दुर्योधन वाली, कि मैं पांडवों को 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो दूर की बात है, जबकि अधिकार उनका है। वैसे ही सरकार चलाने का अधिकार मोदी जी को जनता ने दिया है। लेकिन ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी हठ धर्मता से क्या कहते हैं कि आपको अधिकार नहीं, हमको अधिकार है, हम जो कह रहे हैं वो मानो, चाहे वो देश के भले के लिए ना हो। हम कह रहे हैं कि इन कानूनों को हटा दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। जनता ने विश्वास मोदी जी पे किया है, जनता ने मोदी जी को चुना है। अच्छा, कि आप हमारे लिए अच्छे काम करिए। एक बात यहाँ पर ये भी कही जाती है, आप लोग लगातार ये दावा करते हैं कि कई किसान संगठन और कई किसान ऐसे हैं जो इस कानून के पक्ष में है, जनता इस कानून के पक्ष में है। तो सवाल ये उठता है, तो वो किसान संगठन या वो जनता तो नहीं कर रहे हैं आपके समर्थन में प्रदर्शन? वो जनता या वो किसान संगठन तो सड़कों पर नहीं उतरे 7 महीने के लिए कि नहीं आप इन कृषि कानूनों को बनाए रखिए, हमें ये कृषि कानून चाहिए। लेकिन 7 महीने से प्रदर्शन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो ये कृषि कानून नहीं चाहते। इसको 2 उदाहरण है। एक, मोदी जी ने किसानों से पूरे देश में बातचीत की, आपने देखा भी किस तरीके से किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करी, और हजारों की संख्या में किसानों ने सरकार के पक्ष में भी बड़ी बड़ी रैली की है, बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए। लेकिन कोविड काल में उनको पता था कि उनको इस तरीके के प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। तीसरा, जब उनको दिक्कत नहीं है, जब वो खुश हैं और सरकार के पक्ष में कोई आंदोलन करने का या जुलूस निकालने का कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए नहीं निकाले जा रहे। अब देखिए इनकी संख्या, इनकी ताकत, इनकी जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन था वो क्यों कमजोर हो रहा है? वहां पे किसान की बात नहीं हो रही, किसान बचा ही नहीं। क्यों? आसपास के गांव जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वहां पे बुराई कर रहे हैं। अगर किसान होगा तो वो नशा थोड़ी करेगा, अगर किसान होगा तो वहाँ आसपास के गाँव को थोड़ी परेशान करेगा। और कहाँ बैठे हुए हैं? हाईवे पे बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। हमने कोविड काल में भी देखा किस तरीके से हमारे ट्रकों को डाइवर्ट करके आना पड़ा। तो ऐसी हठ धर्मता शोभा नहीं देती। मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा, बाकी इनकी अपनी सोच है, मैं तो बार बार अनुरोध करना चाहूंगा, हठ धर्मता छोड़ो, बातचीत के रास्ते पे आओ। और बातचीत के मल्टीपल चैनल आपके लिए खुले हुए हैं। सरकार भी आपका स्वागत करती है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आपका स्वागत कर रही है। आप पहले इन कानूनों के फायदे नुकसान को देखें, धरातल पे आने दें, धरातल पे आ जाएं अमेंडमेंट के साथ, आपके सजेशन के साथ। फिर भी कोई बुराई है तो आपके पास हमेशा अधिकार है, और आने वाले चुनाव में भी जनता जवाब दे सकती है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी परमानेंट
फॉरएवर के लिए पीएम बन गए। अरे 5 साल के लिए होते हैं, 2 साल चले गए, 3 साल बचे हुए हैं। अगर हम गलती करेंगे, जनता को फायदा नहीं होगा तो जनता जवाब देगी। और कभी भी ये कानून अगर गलत है तो कोई भी आने वाली सरकार इनको वापस कर सकती है, रिटर्न कर सकती है। बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े स्टेप्स वापस होते हैं, तो आप पहले इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होने देना चाहते? शक संख्या के ब्याह पे आप क्यों इन कानून को रोकना चाहते हैं? और वो भी शक संख्या ऐसी जिनके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी धरातल नहीं है। तो इन कानूनों का फायदा लोगों को पहुंचने दें। नुकसान होगा, वो दिखेगा तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही तो हम लोग हैं नहीं कि हम किसानों का नुकसान करें। हमें पता है कि बिना किसान के कभी किसी की सरकार बन नहीं सकती। हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी हैं, देश में हमारी सरकार है, और हम इस तरीके से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो मोदी जी कर नहीं सकते। अरे भाई, जब नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, लगातार किसानों के हित में सोच रहे हैं, तो आप भी विश्वास करो, हठधर्मिता छोड़ो। और जो भी आपने संज्ञा दी, मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता रावण की, दुर्योधन की, XYZ की, वो आप देखेंगे, विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा वो हठधर्मिता सरकार की तरफ नहीं है, किसानों की तरफ है। किसान भी मैं उनको नहीं बोलूंगा, कुछ संगठन जो हैं उनकी तरफ से है। अगर वो हठधर्मिता छोड़ें तो ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। अगर उनके कोई सजेशन है तो बातचीत करने के लिए, उसके अनुसार चेंज करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है, रहेगी। स्वराज जी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले की सुनवाई चल रही है सर। 2 साल के लिए तो पहले से स्टे लगा दिया गया है, और कमेटी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या आप उस सुनवाई पर भी ज्यादा विश्वास इस समय नहीं रख पा रहे हैं? मैं भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि देश में किसान आयोग का गठन कर दो, देश में MSP गारंटी कानून कर दो, देश में के जो 3 कृषि बिल लाए इनको वापस ले लो, देश में डीजल, पेट्रोल, रोजगार और बिजली के बिल और ये सारी चीज सस्ती कर दो भाई, किसानों को कर्ज मुक्त कर दो, 60 साल से ऊपर के किसान की 6000 पेंशन कर दो, विधायक, सांसद जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनका वेतन, भत्ता और पेंशन खत्म कर दो। मैं भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं सरकार से। सर, मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट का वो लेकर था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले की सुनवाई चल रही है, स्टे भी लगा दिया गया है, अभी तो कृषि कानून यहाँ लागू भी नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपको देश की सर्वोच्च संस्था पर भी विश्वास है या नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर। और ये सारी मांगे तो हम भी करते हैं। मैं तो कितनी बार खेमचंद शर्मा जी को कह चुकी हूँ कि सर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दीजिए, रोजगार बढ़ा दीजिए। वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जरूर हो जाएगा। तो आपका आखिरी कमेंट मैं जरूर चाहूंगी स्वराज जी इस पर। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार ने गिराई। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो SC/ST कानून लाए उसमें प्रावधान किया था कि पहले जांच हो और बाद में गिरफ्तारी हो। ये अध्यादेश लेकर के आए, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, बिना जांच करे उनको जो है जेल में डाल दो, चाहे रिपोर्ट झूठी है या सच्ची है। SC/ST में ये प्रावधान सबसे पहली बार खेमचंद शर्मा जी की सरकार ने किया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान किया उसको सरकार ने ही नहीं माना, अध्यादेश ले आई और कह दिया कि जनरल कास्ट को जीने का अधिकार नहीं, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं। इनको तो कोई दलित वर्ग अगर झूठी हुई प्रार्थना पत्र देता है तो सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करो और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजो, उनकी कोई बात मत सुनो। खेमचंद शर्मा जी, आपका आखिरी कमेंट। अब देखिए महोदय को चले कहां से 3 बिल पे चर्चा पे, 3 बिल को इसके करने की बात, फिर MSP ले आए, फिर कहाँ क्या कह रहे हैं, पेट्रोल कम करो, डीजल कम करो, बेरोजगारी कम करो। कहाँ गए ये सारी चीजें? कौन बोलते हैं? राजनेता बोलते हैं। व्यवस्था कैसे होगी उसकी बात नहीं की। फिर कहते हैं चुने हुए प्रतिनिधि की सैलरी कम करो, उसको हटा दो, फिर SC/ST कानून पे आ जाते हैं। क्या ये, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, क्या ये ऑफिशियली अपनी स्टेट में जारी कर सकते हैं कि आप SC/ST कानून की, इसमें हर जगह ये साफ निर्देश है कि SC/ST कानून के देखिए खेमचंद शर्मा जी, स्वराज जी, बात बस यही है कि किसानों का आंदोलन तो 7 महीने से लगातार जारी है। अब खैर हम भी यही देख रहे हैं कि इस आंदोलन में होता क्या कुछ है। समय की कमी है इसलिए मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और राष्ट्रधर्म में बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।